हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज का जो पाठ है वो हमारा पाठ 11 है, भूमि स्वरूप, जो कि सेकंड सेमेस्टर का होता है। और हम फर्स्ट सेमेस्टर में 9 और 10 सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिछले चैप्टर की। जो चैप्टर हमने पढ़ा था, जो कि हमने पार्ट 8 लिया था, जो कि था भारतवर्ष की भव्यता, जिसके बारे में हमने खेती के बारे में जाना था, सिंचाई के बारे में जाना था, उनके औजार होते हैं उनके बारे में जाना था, और शहरी जीवन किस प्रकार से बिताया करते थे पुराने ज़माने में, वो हमने जाना था। और धार्मिक साहित्य के बारे में हमने डिटेल्स में जाना था। विदेशी यात्रियों का जाना था कि किस प्रकार से वो हमारे देश में आते हैं और किस प्रकार से हमारे देश में यात्रा आयात निर्यात करते थे। ठीक है, और हमने फिर व्यापारी के और नए मार्ग जाने थे, जिसमें किस प्रकार से हमारे देश की खोज हुई थी और कौन कौन से बंदरगाह हमारे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भारत की चित्रकला के लिए किसको विशेष माध्यम रखा गया है। फिर उसके बाद हमने देखा था शिल्प और स्थापत्य, और इसके बाद स्तूप और विहार, और शिक्षक की विरासत, और सिक्का की बनावट किस प्रकार से हुई थी, क्यों हुई थी, वो सारी हमने डिटेल्स पार्ट 8 में जानी थी। अब बारी आती है पार्ट 11। पार्ट 11 जो कि है हमारा भूमि स्वरूप। भूमि स्वरूप कहें तो एक प्रकार से भूमि का रूप, भूमि कितने प्रकार की होती है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे, जो कि हमारे भूगोल साहित्य का है। जो हमने पिछले चैप्टर पढ़े थे वो सारे के सारे हमारे इतिहास के थे। अब हम पढ़ेंगे भूगोल, उसके बाद हमारा आएगा नागरिक। ठीक है, तो पार्ट 11 भूमि स्वरूप। पृथ्वी की पपड़ी के अंदर समय समय पर हलन चलन होती रहती है, जो जमीन के स्वरूप रचती है और बदलती है। ऐसे अनुभव हमें भूकंप के झटके द्वारा, तो हमें कभी ज्वालामुखी या सुनामी जैसे घटनाओं द्वारा होता है। इस हलन चलन द्वारा पर्वत, पठार और दरार घाटियों की रचना होती है। इसके उपरांत नदी, हिमनदी, पवन, समुद्र की लहरें जैसी प्राकृतिक बलों के कटाव और निक्षेपण किया द्वारा कांप के मैदान, घाटियों और कोतरों की रचना होती है। मतलब कहें तो जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर आप लोगों ने देखा होगा पपड़ी जैसी होती है, जिस पे हम हलन चलन करते हैं। कहे तो एक प्रकार से ज़मीन पे हम हलन चलन करते हैं। बस उसी के बारे में दी है जानकारी। अब बात करते हैं भूमि के स्वरूप कि कितने प्रकार की भूमियाँ होती हैं। तो प्रदेश की ऊंचाइयों के अनुसार जमीन के भागों को पर्वत, पठार, मैदान नामों से पहचाना जाता है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा हो, सबसे पहले पर्वत होता है, फिर उसके बाद घाटी, उसके बाद पठार, उसके बाद मैदान, उसके बाद टापू, जो कि आपको दिख रहा होगा पानी के आजू बाजू जो ऊपर का स्थल है उसको टापू कहते हैं, और जहाँ पानी भरा हुआ है उसको हम समुद्र तल कहते हैं। अब हम इनकी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। पर्वत क्या होता है, घाटी क्या होती है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्वत को हम इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। समुद्र तल से लगभग 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तथा कम या तीव्र ढाल और सक्रिय शिखर वाले क्षेत्रों को हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के गर्भ में भूकंप और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों की क्रिया प्रतिक्रिया और आंतरिक क्रिया से पर्वत बनते हैं। पर्वतों के उद्भव और विकास में एक से अधिक क्रियाएं और बलों का प्रभाव पाया जाता है, जिससे पर्वत अपने विविध पक्षों के संदर्भ में एक दूसरे से अलग दिखते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक सेंटेंस समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का वर्गीकरण चार भागों में बांटा गया है। पहला है मोड़दार पर्वत, दूसरा खंड पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत और चौथा है अविशिष्ट पर्वत। अब जानते हैं मोड़दार पर्वत होता है क्या है। अधिकांश समुद्र तल के प्रदेशों या जलाशयों तल में एकत्र हुए निक्षेपण में दोनों तरफ से दबाव पड़ने वाले मोड़ या वलय पड़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा मोड़ पर्वत 11.2 में। इस ऊर्ध्व मोड़ को हम शिखर के रूप में और अधो मोड़ घाटी और तलाटी के स्वरूप में देख सकते हैं। इनको 3 नामों से जाना जाता है, ध्यान रखिए। एक तो शिखर, दूसरा अधो मोड़ और तीसरा तलहटी के नाम से जाना जाता है, या तो घाटी भी हम कह सकते हैं। एशिया में हिमालय, यूरोप में अल्प्स, उत्तर अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में इंडीज दुनिया के मुख्य मोड़दार पर्वत हैं। ठीक है,
अब जानते हैं खंड पर्वत क्या होते हैं। खंड पर्वत आप लोगों को 11.3 में दिख रहा होगा। पहला ऊंचा स्टेप होगा, फिर नीचे स्टेप, फिर ऊंचा स्टेप, जिसको हम खंड पर्वत कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे क्या होता है। भूगर्भिक बलों के कारण दो भूमि स्तरों पर खिंचाव बल लगता है, तब उसमें से दरारें पड़ती हैं। इससे आसपास का भाग धंस जाता है और बीच का भाग स्थिर रहे तो वह खंड पर्वत, और नीचे धंसे भाग से दरार घाटी की रचना होती है। जर्मनी का होस्ट पर्वत इसका श्रेष्ठ उदाहरण होने से पर्वतों की होस्ट पर्वत भी कहा जाता है। मतलब खंड पर्वत को हम ब्लैक माउंटेन या तो होस्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत में नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत खंड पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत, जिसको हम वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं, जो ज्वालामुखी के विस्फोटन से बाहर निकले पदार्थ शंकु आकार, जो कि आपको 11.4 में दिख रहे होंगे, में जमा होने से ज्वालामुखी पर्वत बनता है। आप लोग जानते होंगे ज्वालामुखी किस प्रकार से फटता है, तो बस उसी में से जो हम पदार्थ निकलता है शंकु आकार में, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। इटली का विसुवियस, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, जापान का फ्यूजीमिया और भारत का बैरन मतलब अंडमान, पावागढ़ और गिरनार ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं, जैसे कि आपको 11.4 में दिख रहा होगा। अब बात करते हैं चौथा, अविशिष्ट पर्वत, जिसको हम रेसिड्यूल माउंटेन कहते हैं। घिसाव के प्राकृतिक बल के समान जो टिके रहते हैं, उनके शेष भागों में अविशिष्ट पदार्थ बनते हैं। हजारों वर्ष से कमज़ोर चट्टानें घिसकर बह जाती हैं तथा मजबूत चट्टानों में से भूमि भाग ऊंचे भूमिखंडों के रूप में टिके रहते हैं, जिन्हें अविशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को 11.5 की आकृति में दिख रहा होगा, जो कि हमारे भारत में पाए जाते हैं। भारत में अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल तथा पूर्वी घाट अविशिष्ट पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं। अब जानते हैं पर्वतों का महत्व। पर्वत देश या प्रदेश की सीमा, सरहद और प्राकृतिक दीवार समान है और ठंडी पवनों से रक्षा करते हैं, जो नमी वाले पवनों को रोककर अधिक वर्षा कराते हैं। पर्वत नदियों के उद्गम स्थान हैं। इनमें से निकलती नदियों द्वारा उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। अधिक वर्षा वाले ऊंचे हिमाचित प्रदेशों में 12 महीने बहती नदियाँ जल भंडार का काम करती हैं। जल विद्युत उत्पादन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा पर्वत जल संपत्ति, खनिज संपत्ति और प्राणी संपत्ति के ये भंडार हैं। पर्यटन उद्योग, जलचित्र उद्योग तथा पर्वतारोही के लिए आशीर्वाद का रूप हैं। विश्व की कुल जनसंख्याओं के 10वें भाग की संख्या के लिए आवास का स्थान है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण मैक्सिको और बगोटा है। जैसे कि आपको बताया जाए कि जो प्राकृतिक दीवार और सीमा सरहद की दीवार समान होती है, उसी तरह ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, मतलब पर्वत नदियों से निकलती हैं। इनमें से नदियों द्वारा जो उपजाऊ मैदान का निर्माण किया जाता है, उसमें क्या होता है, अधिक वर्षा होती है या तो अधिक ठंडी होती है, जो कि 12 महीने नदी उस साइड से बहती है, जिससे जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए ये ज़रूरी माने जाते हैं। इसके अलावा पर्वत जल संपत्ति, खनिज संपत्ति और प्राणी संपत्ति के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, या तो कहें भंडार हैं एक प्रकार से। और ये पर्वतारोही और जलचित्र उद्योग और पर्यटन उद्योग के लिए आशीर्वाद का काम करते हैं। और जैसे कि आप लोग दिख रहा है, 6 हमारे पास विकसित शहर हैं, जिनके अंदर हमारे 6 देश हैं। ठीक है, पहला विकसित शहर है जो कि मैक्सिको है, जो कि खुद एक देश है मैक्सिको। उसकी ऊंचाई है 2300 मीटर। फिर दूसरी बात करते हैं क्विटा, जो कि एक्वाडोर में है और जो कि 2386 मीटर है। फिर बात करते हैं बगोटा की, जो कि कोलंबिया में है और 2625 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं लेह, जो कि भारत के अंदर है और उसकी ऊंचाई है 3500 मीटर। अब बात करते हैं ल्हासा, जो कि तिब्बत यानी चीन में है, जिसकी ऊंचाई है 3520 मीटर। अब बात करते हैं लापाज, जो कि बोल्विया में है, जिसकी ऊंचाई है 3640 मीटर, जो कि आप लोगों को 6 देशों के 6 राज्यों की ऊंचाई के बारे में बताता है। ठीक है, पर्वतों की जानकारी देता है। पठार
के बारे में हम बात करेंगे। पठार होता क्या है उसकी जानकारी लेंगे। समुद्र तल से लगभग 180 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तथा शीर्ष पर चौड़े और समतल भूभाग को पठार कहा जाता है। मतलब कहें तो समुद्र से 180 मीटर जैसा कुछ ऊंचाई पर होना चाहिए तथा उसका शीर्ष चौड़ा होना चाहिए, और समुद्र जो समतल भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पठार। जो कि आगे देखते हैं पठारों का वर्गीकरण। पठारों का वर्गीकरण 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा है गिरिपथ पठार और तीसरा है महाद्वीपीय पठार। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला है अंतर पर्वतीय पठार जो कि आपको 11.6 में दिख रहा होगा, जिसकी हम भाषा समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ से ऊंची पर्वतमालाओं में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से घिरे भूभाग को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। तिब्बत का पठार और मंगोलिया का पठार इसका विशिष्ट उदाहरण है। अब बात करते हैं गिरिपथ पठार के बारे में, जो कि पर्वतों की तलहटी में एक तरफे सीधे ढाल वाले प्रदेशों को गिरिपथ पठार कहा जाता है, जो कि पेंटागोनिया मतलब दक्षिण अफ्रीका में, और पीडमोंट जो कि यूएस मतलब अमेरिका भारत में मालवा का पठार इसका श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप गूगल पे सर्च करके इन पठारों के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। 11.7 में आपको दिख रहा होगा गिरिपथ पठार किस प्रकार से दिखता है। अब बात करते हैं तीसरा, जो कि महाद्वीपीय पठार है। भूगर्भिक हलन चलन से ऊपर उठे भूभाग पर लावा की परतें खूब ऊंचाई तक जमा होने से महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। भारत में महाराष्ट्र में लावा का पठार, ब्राज़ील का पठार, अरब का पठार, स्पेन, ग्रीनलैंड, एंटार्कटिक का पठार इसके मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पठार प्रदेश की महत्व। पठार प्रदेश किस लिए महत्व में गिने जाते हैं। पठार में लावा की उपजाऊ जमीन होती है जो कपास की फसल के लिए अनुकूल मानी जाती है। प्राचीन मजबूत चट्टान में पठार से लोहा, मैंगनीज, सोना जैसी कीमती खनिज मिलते हैं। जैसे भारत में छोटा नगर का पठार, इस पठार में ढलान पशुपालन के लिए अधिक उपयोगी हैं। पर्यटन और फिल्म शूटिंग के लिए इनका उपयोग होता है। देखा ही होगा आप लोगों ने काफ़ी फिल्म में जिसमें पर्वत और पठारों का जिक्र किया जाता है। अब जानते हैं आगे। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में लगभग मध्य में पठार की रचना हुई है। अब जानते हैं मैदान के बारे में। मैदान होता क्या है और किस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है। तो समुद्र तल से 180 मीटर से कम ऊंचाई वाले समतल भूभाग को मैदान कहते हैं। सेम इसी प्रकार उसकी पठार की परिभाषा है कि समुद्र तल से 180 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले समतल भूभाग को पठार कहते हैं। तो बस इसमें क्या है, 180 मीटर कम है, उसमें 180 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, खाली इतना फ़र्क है और आपको परिभाषा याद हो जाएगी। उसके बाद दुनिया के अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टी से निर्मित हैं। नदियों के अलावा कुछ मैदानों का निर्माण पवन, ज्वालामुखी और हिम नदियों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं मैदानों का वर्गीकरण, जो कि 3 प्रकार से किया है। पहला है तटीय मैदान, दूसरा अपरदन के मैदान और तीसरा है निक्षेपण के मैदान। तो सबसे पहले हम तटीय मैदान के बारे में जानेंगे। इन मैदानों का निर्माण मुख्यतः समुद्र किनारे अर्थात पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों के कारण समुद्री किनारे के नज़दीक खंडीय भूमि ऊपर उठती है, तब बनने वाले मैदानों को तटीय या संरचनात्मक मैदान कहते हैं। ऐसे मैदान अधिकांशतः भूमि खंडों के किनारे पर पाए जाते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के किनारे फैले संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व स्थित मैदान इसके उदाहरण हैं। जमीन के तल घिसने के कारण भी ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य का मैदान इस प्रकार से बना हुआ है। कहें तो एक प्रकार से सिंपल और शॉर्ट भाषा में कि अगर पृथ्वी के भूगर्भ के हलन चलन के कारण समुद्री किनारों के जो नज़दीक में खंडीय भूमि ऊपर उठती है, तब बनने वाले मैदान को हम क्या कहते हैं, तटीय या संरचनात्मक मैदान कहते हैं। अब बात करते हैं अपरदन के मैदान। पृथ्वी के धरातल पर सतत अपरदन की क्रिया चलती रहती है, जिसके कारण लंबे समयांतर में पर्वत और पठार नदी, पवन और हिम नदी जैसे कारकों द्वारा अपरदन होने से मैदान बनते हैं। ऐसे मैदान संपूर्ण रूप से समतल नहीं होते हैं। सख्त चट्टानों की टेकरियां बीच बीच में पाई जाती हैं। उत्तरी कनाडा और पश्चिम साइबेरिया का मैदान
कटाव से निर्मित है। अपर्दन द्वारा मैदानों की पेनी प्लान भी कहते हैं। कहें तो अपर्दन यानी एक प्रकार से कटाव। ठीक है, अब बात करते हैं निक्षेपण के मैदान, यानी नदी, हिमनदी, पवन नदी आदि परिवलों द्वारा बिछाए गए कांप के निक्षेपण से झील या समुद्र जैसी गतों से भरने से ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। इसलिए उन्हें नदीकृत या कांप के मैदान भी कहा जाता है। कहें तो समुद्र जैसी गतों के कारण इसमें मैदानों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में गंगा यमुना के मैदान, उत्तर चीन में हवाइंगो का मैदान, इटली में पो नदी द्वारा बना लोम्बार्डी का मैदान कांप के मैदान का विशिष्ट दृष्टांत है। जब मैदानों का निर्माण सरोवर के कांप के निक्षेपण से होता है तब उन्हें सरोवर या मैदान कहा जाता है। कश्मीर की घाटियाँ भारत सरोवर के मैदान का मुख्य उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं मैदान के महत्व के बारे में। मैदान किस प्रकार से उपयोगी माना जाता है। मानव बस्तियों और व्यापार वाणिज्य के स्थल उपजाऊ मैदानों से स्थापित हुए हैं। समतल मैदान सड़क मार्ग और रेल मार्ग के उपयोगी होते हैं। आप भी जानते हो कि इस पर बस चलती, ट्रेन चलती है, इसलिए घनी जनसंख्या वाले शहरों में स्थित है। उपजाऊ जमीन कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी है। कृषि उत्पाद उद्योगों में कच्चा माल उपलब्ध कराती है। मैदानों का महत्व आप लोगों को पता ही पड़ गया होगा कि मैदान कहें तो उस पर सड़क मार्ग बनाने के लिए, रेल मार्ग बनाने के लिए या कृषि का उत्पादन करने के लिए की जाती है। अब बात करते हैं उपसागर। उपसागर क्या होता है। समान रूप से महासागर के जल भाग का आंशिक भाग मतलब अर्थात उपसागर कहते हैं, जो आसपास की जमीन से खुले विशाल सरोवर जैसे आकार धारण करता है। उपसागर विशाल और छोटे आकार के होते हैं। भारत में बंगाल का उपसागर इसका उदाहरण है। कहें तो महासागर मतलब उपसागर किसे कहते हैं, तो कहें छोटे से भाग को हम उपसागर कह सकते हैं, पर किसका छोटा भाग, जल का छोटा भाग। ठीक है, अब बात करें खाड़ी। खाड़ी क्या होती है। जब कोई जल क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे खाड़ी कहते हैं। मतलब तीनों तरफ से उसको घेर लिया जाए पानी को, तो हम उसे क्या कहते हैं, खाड़ी। उदाहरण के रूप में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। रास यानी भूसिर मतलब भूमि का सिर। भूमि का लंबवत छोर जो जल भाग में फैला जाता है, जिसे समुद्र रेखा भी कहा जाता है। उदाहरण है भारत का कन्याकुमारी और केप ऑफ गॉड होप जो कि अफ्रीका में आया हुआ है। अब बात करते हैं द्वीप जो कि जो भाग चारों तरफ से जल भाग से घिरा होता है उसे द्वीप के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, शंखाद्वार जो कि बेट द्वारका में है, और पिरोटन, नाराबेट, पिरमबेट और श्यालबेट आदि। अब बात करते हैं घाटी क्या होती है। पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच आया निचला भाग मोड़दार पर्वत और खंड पर्वत के निर्माण के समय तथा नदी हिमनदी के अपर्दन के कार्य जो परिणाम स्वरूप घाटी की रचना होती है उसमें उसे हम घाटी कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है कश्मीर की घाटी। अब बात करते हैं जल डमरू मध्य। दो जल क्षेत्रों को जोड़ती पतली जल पट्टी को जल डमरू यानी जल संधि कहते हैं। उदाहरण है पालक डिब्बा की जल डमरू जो कि भारत और श्रीलंका के बीच आई हुई है। अब बात करते हैं स्थल डमरू मध्य। हमने पहले जल डमरू के बारे में बात की थी जिसको हम जल संधि कहते हैं। अब बात करते हैं स्थल डमरू मध्य जिसको दो जल क्षेत्रों को अलग कराती सक्रिय भूमि पट्टी स्थल डमरू मध्य कहते हैं। उदाहरण है हमारा पनामा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के बीच जिसको हम स्थल डमरू कहते हैं। अब बात करते हैं द्वीपकल्प जो कि भूभाग तीन तरफ से समुद्र और एक तरफ जमीनी क्षेत्र से जुड़े हों उसे द्वीपकल्प कहते हैं, जिसका उदाहरण है भारत और सौराष्ट्र जो कि भारत के अंदर सौराष्ट्र आया हुआ है। इसके साथ हमारा चैप्टर का ख़त्म होता है। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर बार की तरह आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर की दे दिया जाएगा जो कि आप डाउनलोड करके
लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।